सभी प्रेक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका मेज़बान सुशील सिरोद आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे कई दोस्तों ने मुझसे आग्रह किया था कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊँ, तो मेरी एक कोशिश है, मैं ये पहली वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। इसके पहले आपने अंग्रेज़ी में कई सारी वीडियोज़ देखी होंगी। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको एक बेहतरीन वीडियो जिससे कि ज्ञान आपसे साझा कर सकूँ। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे काउंट और उससे संबंधित फंक्शंस के बारे में बात करूंगा। काउंट का मतलब गिनती होता है और ये गिनती अलग-अलग तरीके से एक्सेल में की जा सकती है। तो इस वीडियो में हम इतने सारे फंक्शंस देखेंगे। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एस, डी काउंट और डी काउंट ए। ये 7 फंक्शंस हम एक्सेल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये करने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देखना है और वीडियो पसंद आने पे बाद या पसंद आने से पहले भी आपकी मर्ज़ी, आपको इसे सब्सक्राइब करना है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। हम चलते हैं एक्सेल के इस वर्कशीट में जहाँ के हमने कुछ डाटाबेस जमा किया हुआ है। इस डाटाबेस में यहाँ पे लिस्ट दिख रही है और सीरियल नंबर दिख रहे हैं। सेल A1 से लेके सेल B18 तक यहाँ पे 17 सीरियल नंबर्स में हमारे पास कुछ अंक है, कुछ दो शब्द है, PAT पैट और CAT कैट, और दो सेल्स हमें खाली दिख रहे हैं यहाँ पे, B8 और B10। तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं। पहली फंक्शन जो है वो है काउंट। काउंट का उपयोग हम गिनती करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने ये सारे फंक्शंस लिख रखे हैं और नीचे उनका सिंटैक्स भी टाइप करके आपके लिए तैयार रखा हुआ है। तो काउंट कैसे यूज़ किया जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू COUNT काउंट। आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं या तो टैब दबा सकते हैं। फिर अगली चीज़ वो पूछता है वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 फलाना फलाना फलाना, और इस तरह से आपको सारे वैल्यूज़ चुनने हैं। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ चुनने के लिए सेल B2 से लेके B18 तक चुन लेता हूँ, और ये चुनने के बाद मैं इसको पैरेंथेसिस को, इस ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ, और जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो वो काउंट करता है। तो मैं आपको बता दूं, काउंट फंक्शन की गिनती या काउंट फंक्शन अंकों की गिनती करती है। तो जिन सेल्स में अंक भरे हुए हैं या जो सेल्स न्यूमेरिकल फॉर्मेट में बने हुए हैं उनकी गिनती यहाँ पे हुई है। तो आप देखोगे जबकि हमारे पास 17 सेल्स थे, यहाँ पे गिनती केवल 13 की दिखा रही है। इसकी वजह यह है कि दो शब्द गिनती में नहीं आए हुए और दो सेल जो कि खाली थे वो यहाँ पे नहीं आए हुए, इसलिए यहाँ की गिनती 13 है। इस तरह से आप कई सारे डाटाबेसेस या कई सारे अंकों के वाले सेल्स यहाँ पे गिन सकते हैं काउंट यूज करके। अगली फंक्शन हम देखेंगे काउंट ए। तो काउंट ए और काउंट में यह फर्क है कि काउंट में केवल अंक वाले सेल्स गिने जाते हैं, जबकि काउंट ए में वो सारे सेल्स गिने जाते हैं जो कि ब्लैंक नहीं होते हैं। मैं दोहराता हूँ, वो सारे सेल्स गिने जाते हैं जो ब्लैंक नहीं होते हैं। तो इसका सिंटैक्स है सेम एज काउंट। काउंट की जैसे ही इसका सिंटैक्स है, तो मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा इसके ऊपर। मैं काउंट ए यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और उसको चुनता हूँ, बिल्कुल पहले की तरह जैसे काउंट में था। यहाँ पे वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 फलाना फलाना वो मांगे जा रहा है। तो मैं वापस वही रेंज सिलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, काउंट ए नॉन ब्लैंक सेल्स गिनता है। तो आप यहाँ देखोगे कि B8 और B10 हमारे दृष्टि को, हमारे आँख को, हमारे विजन को ब्लैंक दिख रहे हैं। फिर भी काउंट ए ने 17 में से 16 सेल्स गिने हुए, इसका मतलब केवल एक सेल इसमें है जो कि ब्लैंक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप B10 पे क्लिक करोगे तो देखोगे कि ये सेल ब्लैंक नहीं है। इस सेल में आपको दिखता है इज इक्वल टू ओपन डबल कोट और क्लोज डबल कोट। इसका मतलब ये सेल ब्लैंक नहीं है, ये सेल नल है। तो काउंट ए जो है वो नल सेल को भी गिनता है, वो उसे ब्लैंक नहीं समझता है। हालांकि हमारे आप को ब्लैंक लगता है, वो ब्लैंक नहीं है। इस तरह से काउंट और काउंट ए में फ़र्क है। तो जब आप काउंट ए यूज़ कर रहे हो तो आपको
ये सावधानी बरतनी है कि कोई सेल नल ना हो, वरना नल सेल को काउंटे गिन लेगा। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलो अगले फंक्शन पे चलते हैं हम। काउंट ब्लैंक फंक्शन जो है, इसमें केवल ब्लैंक सेल्स गिने जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बताने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन देता देता हूँ। तो मैं काउंट ब्लैंक चुनता हूँ, इसमें मैं वापस वही रेंज लेता हूँ और पैरेंथेसिस या ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, और इसका जवाब हमें 2 दिखता है। तो काउंट ब्लैंक नल सेल को ब्लैंक मानता है, इसलिए उसको वो गिन लेता है। तो यहाँ पे सेल नंबर B8 और B10 हमें 2 ब्लैंक सेल्स दिखते हैं, जिसको कि काउंट ब्लैंक ने गिना है। अगले फंक्शन पे हम चलते हैं, काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये गिनती तभी होगी जब कोई कंडीशन जो यहाँ पे डाली जाएगी वो पूर्ति होती है, तो उसी सेल को वो काउंट करेगा। तो इसका सिंटैक्स भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इसमें काउंट इफ का मैं आपको डेमो दे देता हूँ। काउंट इफ चुनता हूँ मैं इस लिस्ट में से, और जब ये चुना जाता है तो पहली चीज़ ये मांगता है रेंज, और अगली चीज़ वो मांगता है क्राइटेरिया। तो रेंज हमें पता है, यहाँ पे मैंने रेंज चुन ली, कॉमा दे रहा हूँ, और अभी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में कई सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी चुनने वाला हूँ L4 सेल, जो कि हमें यहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे दिख रहा है कि L4 सेल में वही चीज़ें गिनी जाएंगी या वही चीज़ क्राइटेरिया में आएंगी जो 90 से बड़ी हो गिनती में। सो आई एम गोइंग टू चूज L4। मैं L4 चुनने जा रहा हूँ, और यहाँ पे जब मैं L4 लिखता हूँ या L4 को चुनता हूँ और पैरेंथेसिस या ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो अब काउंट इफ फंक्शन उन सेल्स को ही गिनेगा जिनमें अंक संख्या 90 से बड़ी हो। तो आप देखोगे इसका जवाब है 0 आया है, जबकि हमें आना चाहिए था 10, जो कि आप ऊपर देख रहे हो। इसकी वजह यह है कि ये सेल जो है जहाँ पे मैंने L4 चुना है, इसकी जगह पे हमें वहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू डालनी चाहिए थी, ओपन इन्वर्टेड कॉमास, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन 90, और इसको क्लोज पैरेंथेसिस बोल देना चाहिए था, और एंटर करते ही संख्या आपको दिख रही 8। तो दोस्तों आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपको टेक्स्ट और न्यूमेरिकल सेल वैल्यूज का भी ख्याल लेना है। तो यहाँ पे जो 8 वैल्यूज हमें दिख रही है वो 90 से बड़ी है, वो कौन सी है मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। और ये जो 8 वैल्यूज है, ये यहाँ पे गिनी जा चुकी है। आप देख सकते हो कि ये 8 वैल्यूज यहाँ पे हमें जब चुनने के बाद दिखता है, यहाँ पे काउंट 8 इज द आंसर। ये जवाब बिल्कुल सही है। तो काउंट इफ का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। फाइन। अभी अगर मैं ये इज इक्वल टू 90 की जगह पे अगर सेल यूज करता हूँ, तो भी वो चल सकता है। आपको उसका डेमो भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाके इसको चुनता हूँ, और ये L2 सेल को मैंने चुना है, और जब मैं एंटर कर देता हूँ तो अब वो सही सही 8 ले रहा है। अब ये इस तरह से मैंने दो तरीके आपको दिखाए। दूसरा तरीका ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर मुझे 90 की जगह कल 85 से बड़े अंक गिनने हैं, तो मैं यहाँ पे जाके 85 लिख देता हूँ, तो मेरी वैल्यू यहाँ पे इमीडिएटली तुरंत बदल जाती है। तो काउंट इफ वो वैल्यू इमीडिएटली लेता है। हालांकि मुझे यहाँ जाके सेल में जाके डबल कोट्स में डाके वो वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए अगर आप चाहें तो इस तरह से ये वैल्यूज़ एक सेल में डाल के रख दीजिए, और उसको एज ए इनपुट वैल्यू, एज ए क्राइटेरिया आप यूज़ कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले फंक्शन पे चलते हैं, काउंट इफ मल्टीपल टाइम्स। तो अगर मुझे काउंट इफ कई बार चुनना है, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे काउंट इफ चुनना है, मुझे 85 से बड़े और 150 से कम वाले अंक वाले सेल्स इसमें गिनने हैं, तो मैं वो कैसे करूँ? तो मैं आपको डेमो देता हूँ। मैं यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन यूज कर रहा हूँ, पैरेंथेसिस ओपन करता हूँ, मेरी रेंज चुनता हूँ, रेंज के बाद क्राइटेरिया देता हूँ, जैसे मैंने पहले दिया था, मैं L2 चुन रहा हूँ, क्लोज पैरेंथेसिस करता हूँ, और यहाँ जाकर मैं एंटर करने के बजाय इसमें मैं प्लस करता हूँ, ताकि मैं दूसरी बार काउंट इफ यूज कर सकूँ। और दूसरी बार मैं काउंट इफ यूज करते वक्त वापस वही चीज़ करता हूँ, मैं मेरी रेंज चुनता हूँ, और
मेरी क्राइटेरिया जो है यहाँ पे L3 सेल मैं चुनने जा रहा हूँ। तो मैं L3 चुनने के बाद ये पैरेंथेसिस क्लोज करता हूँ। इस तरह से दोस्तों मैं कई और सारे क्राइटेरियाज यहाँ पे डाल के काउंट इफ कर सकता हूँ। तो अभी ये करने के बाद मुझे आउटपुट मिलेगा, मुझे वो सारे सेल्स गिने जाएंगे, गिन के चाहिए जो कि 85 से बड़े हैं और 150 से कम है गिनती में। जब मैं एंटर करता हूँ तो इसमें आता है नेम। यहाँ पे मैंने गलती की थी, तो फंक्शन लिखते वक्त ख्याल रखिए कि आप गलतियां ना करें। और मैं काउंट इफ यहाँ पे चुन रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ तो मुझे जवाब 16 मिल रहा है। अब अगर हम क्रॉस चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो 150 से कम और 85 से बड़े दोनों उसने गिने हुए हैं। तो सारे वो सेल जो 85 से बड़े हैं वो उसने गिने हैं, और 150 से कम जो है वो उसने गिने हुए हैं। तो इसका मतलब 85 और 150 के सेल बीच के सेल्स इसने नहीं गिने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 85 से कम और 150 से ज्यादा, इस तरह से उसने उन दोनों को गिन के उसकी वैल्यू 16 हुई है। तो 150 से बड़े जो थे और 85 से कम जो थे, तो यहाँ पे वैल्यू हमें 16 मिली है। सो दिस इज हाउ। इस तरह से काउंट इफ अगर हम जोड़ के करते हैं तो जवाब हमारा 16 आएगा। आगे जाके जब हम काउंट इफ एस पढ़ेंगे तो आपको फर्क जब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं काउंट इफ अगर हमें यूज करना है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के साथ तो कैसे किया जा सकता है। तो चलिए, हमारे दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हमें पता है, एक तो है क्वेश्चन मार्क और दूसरा है एस्ट्रिक, जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स डाला हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं इसको उठा रहा हूँ कॉपी करके, यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू और जो हमारा सिंटैक्स है वो पेस्ट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करेगा, पहला अल्फाबेट जिसके जगह पे क्वेश्चन मार्क है तो वो एक अल्फाबेट जो भी हो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर उसको चुनेगा। तो अपने यहाँ पे इस क्राइटेरिया में दो ऐसे शब्द है, पीएटी पैड और सीएटी कैट, जिसमें कि पहला अल्फाबेट जो है वो क्वेश्चन मार्क को रिप्रेजेंट करेगा और एटी जो उसमें बाद में आता है उस शब्द में, उसको चुन के उसे ढूंढ के ये काउंट इफ रन होगा। तो ये हमें आंसर आता है दो। सही सही जवाब है पैट और कैट, जिसमें कि पहला अल्फाबेट पी और पहला अल्फाबेट सी है, जिसको कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क ने चुना था और हमें उसका जवाब मिल गया। अगर मैं दूसरा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज कर सकता हूँ कैरेक्टर करता हूँ एस्ट्रिक, तो वो कैसे यूज किया जाएगा। तो मैं इसे चुन लेता हूँ, पहले कॉपी कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे मैं सेल में इज इक्वल टू डाल के वही सिंटैक्स पेस्ट मारता हूँ। तो ये रहा काउंट इफ। क्राइटेरिया दिया हुआ है B2 से लेके B18 तक, और यहाँ पे मैंने दिया हुआ है टेक्स्ट चुनना है उसको P एस्ट्रिक। तो सारे शब्द जो P से शुरू होते हैं और एस्ट्रिक रिप्रेजेंट करता है, बाकी सारे अल्फाबेट या न्यूमेरिकल्स को जो भी होंगे उस शब्द के साथ उसको चुन लेगा और उसको गिनेगा। तो यकीनन इसका जवाब एक आना चाहिए, और अपने स्क्रीन पे वो अभी आप देख रहे हो। इस तरह से आप काउंटिफ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के साथ यूज कर सकते हो। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक आप एक साथ भी यूज कर सकते हो। और इस तरह से अगर आपके शब्द या आपके वाक्य बहुत लंबे हैं और वो आपको उसमें से आपको चुनना है, उसको काउंटिव करना है, कोई एक स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स या कैरेक्टर्स या अल्फाबेट्स या न्यूमेरिकल्स आपको एक साथ लेने हैं, तो आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के साथ उसको ले सकते हैं। अभी हम जाते हैं काउंट इफ एस के तरफ। काउंट इफ एस में क्या होता है कि कई सारी कंडीशंस या क्राइटेरिया एक साथ अगर आप डालना चाहते हो तो आप इसमें डाल सकते हो। जबकि हमने काउंट इफ जब मल्टीपल टाइम्स यूज किया था तो उसमें हमने एक क्राइटेरिया एक टाइम पे डाला था। तो जितने भी गिनती हो रही थी एक क्राइटेरिया को लेके, वो और उसको बाद अगली गिनती, उसको आप एक साथ सम करके देख पा रहे थे। इसलिए हमारा जवाब पहले बार आया था 16। अभी हम वही क्राइटेरिया यूज करेंगे, वही रेंज यूज करेंगे, लेकिन कमांड अभी काउंट इफ एस यूज करेंगे। तो देखिए, मैं अभी आपको ये काउंट इफ एस यूज करके दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये काउंट इफ एस चुना है मैंने, पहले रेंज पूछ रहा है तो मैंने रेंज चुन ली है। रेंज के बाद वो क्राइटेरिया मांगता है, तो अब मैं इसमें क्राइटेरिया डाल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे दो क्राइटेरिया डालने हैं, जबकि मुझे चुनने हैं वो सारे
अंक जो 85 से बड़े और 150 से कम हो। तो हम वो गिनते हैं। अभी लेट्स स्टार्ट विथ इट। शुरुआत करते हैं। तो पहले हमने इसमें पूछा था काउंट इफ में, सॉरी काउंट इफ एस चाहिए था, मैंने गलती से काउंट इफ चुना है। तो काउंट इफ एस चुनने के बाद वो हमें मांगता है, मैं वापस करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। काउंट इफ एस, ये मैंने काउंट इफ एस चुना। तो उसको क्या लगता है, पहले चीज वो मांगता है क्राइटेरिया रेंज वन और फिर क्राइटेरिया वन, फिर उसके बाद वो मांगेगा क्राइटेरिया रेंज टू और फिर क्राइटेरिया टू। तो मैं पहले क्राइटेरिया रेंज वन में B2 से लेके B18 तक रेंज चुन लेता हूँ। अभी क्राइटेरिया और वन में मैं चुनता हूँ ग्रेटर देन 85, तो ये L2 सेल मैंने चुन लिया है। अब मैं कॉमा देता हूँ तो पूछता है क्राइटेरिया रेंज टू। इस तरह से आप 21 बार काउंट इफ एस की ये श्रृंखला पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो एक के बाद एक। तो मैं अभी दूसरे रेंज में, क्राइटेरिया रेंज टू मेरी रेंज वही है, B2 से लेके B18 तक वो मैंने चुन ली है। दूसरा क्राइटेरिया जो है वो है, मुझे वो सेल्स गिनने हैं जो 150 से कम हो अंक में। और उसी के साथ मैं दो क्राइटेरिया देने के बाद मैं पैरेंथेसिस क्लोज कर रहा हूँ। इस तरह से आप और भी क्राइटेरिया दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे दो क्राइटेरिया के साथ आगे जा रहा हूँ और मैं इसको एंटर बोल रहा हूँ। तो अभी इसने गिन लिया है 3। तो आपको अभी ये गिनती से फर्क ध्यान में आया होगा कि काउंट इफ जब मैंने मल्टीपल टाइम्स यूज किया था वही रेंज वही क्राइटेरिया लिए थे, और जब मैंने काउंट इफ एस यूज किया वही रेंज वही क्राइटेरिया के साथ, तो मेरे जवाब पहली बार 16 आया था और अभी दूसरी बार 3 आया। तो 3 कैसे आ रहा है ये हम गिन लेते हैं। तो अभी हमें वो सेल्स गिन इसमें चुनने हैं जो कि 85 से बड़े हैं और 150 से कम है। तो एक, दो और ये तीन ही सेल्स हैं जो कि इन क्राइटेरिया की पूर्ति कर रहे हैं। अगर मैं 85 की जगह यहाँ पे 90 कर देता हूँ तो जवाब 2 आएगा। तो इसमें दो कौन से होंगे, 96 और 94। ये जो दो अंक है ये 90 से बड़े और 150 से कम है, जो कि इस रेंज में आ रहे हैं। जबकि हमने यहाँ पे 15 गिने थे, तो इसमें हमने ये गिने थे वो सारे सेल्स जो 90 से बड़े थे और 150 से कम भी थे। तो पहले उसने 90 से बड़े हुए सारे सेल्स सारे गिन लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर था 8 इज इक्वल टू 8। तो 8, और उसके बाद उसने 150 से कम गिने थे, तो 150 से कम 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 थे। तो 7 और 8 इज इक्वल टू 8 अधिक 7, ये जवाब हमारा 15 आया था। तो अभी ये आपको क्लियर हो गया होगा कि काउंट इफ मल्टीपल टाइम्स यूज करना और काउंट इफ एस यूज करना ये दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन कई बार हमें काउंट इफ मल्टीपल टाइम्स यूज करना पड़ता है, और काउंट इफ एस तो बहुत कॉमनली यूज, बहुत ही प्रचलित फंक्शन है। चलिए अभी हम आगे चलते हैं डी काउंट के पास। तो डी काउंट और काउंट में क्या फर्क है, दोनों की फंक्शनलिटी सेम है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है, जब हम डी काउंट यूज़ करते हैं तो वो डाटाबेस में से काउंट किया जा सकता है। तो हम डाटाबेस कई बार यूज़ करते हैं, हम उसे टेबल के रूप में यूज़ कर सकते हैं या तो फिर प्लेन डाटाबेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। टेबल कैसे बनाया जाता है ये मैंने आपको किसी और वीडियो में बताया हुआ है, आप चाहो तो वो वीडियो देखो, और आप चाहो तो मैं यहाँ पे थोड़े में आपको डेमो दे देता हूँ। तो कोई ये जो डाटाबेस है A6 से लेके C17 तक, ये जो डाटाबेस है इसको मैं अभी टेबल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो इसमें से कहीं पे भी इस डाटाबेस में कहीं भी मैं क्लिक कर दूं और टेबल बोल दूं, तो वो टेबल क्रिएट करना चालू कर देता है। वो क्रिएट टेबल में वो सारी चीजें चुन लेता है जो मैंने पहले आपको हाईलाइट करके दिखाई थी। A6 से लेके C17 तक उसने टेबल चुन लिया है। माय टेबल हैज हेडर्स, ये डालने से मेरे ऊपर के जो ऊपर की जो रो है 6 नंबर की, इसमें जो 3 सेल्स ग्रीन में मैंने हाईलाइट किए हुए, इनको वो टेबल में हेडर समझेगा। और मैं जब यस बोलता हूँ ओके, तो ये टेबल क्रिएट हो गया। आपको यहाँ पे जाने के बाद दिखेगा, यहाँ पे टेबल का नाम भी दिया हुआ है टेबल फाइल। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस टेबल को डेमो काउंट करके नाम दे सकता हूँ। यहाँ पे डेमो काउंट ऐसा मैंने नाम दिया है। तो मैं जब भी
इसको रेफर करूंगा इस टेबल को, तो वो उसको डेमो काउंट नाम से पहचानेगा। ठीक है, आप टेबल के साथ डी काउंट यूज कर सकते हो, डी काउंट ए यूज कर सकते हो, आप बिना टेबल के भी यूज कर सकते हो। टेबल के साथ यूज करने के कुछ फायदे होते हैं, हो सका तो मैं आपको उससे परिचित कराऊंगा। तो डी काउंट अभी मैं आपको डेमो देता हूँ। तो अभी डी काउंट इसमें जो कोई मेरी क्राइटेरिया रहेगी उसको लेके इस रेंज में काउंट करेगा। डी काउंट सिर्फ न्यूमेरिकल सेल्स, जिन सेल्स न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है उन्हीं को वो काउंट करेगा। तो इसका सिंटैक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। डी सी ओ यू एन टी, डी काउंट। ये आ गई मेरी डी काउंट फंक्शन। यहाँ पे अगर मैं आपको पढ़ के बता दूं तो काउंट द सेल्स कंटेनिंग नंबर्स इन द फील्ड कॉलम of records in the database that matches the conditions you specify। तो अभी कंडीशंस भी स्पेसिफाई करनी होंगी। मैंने डी काउंट चूज किया, अब ये डाटाबेस मांग रहा है। मैं डाटाबेस के तौर पे इस सेल पे यहाँ पे या इस इस रेंज को मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उसने डी काउंट में ऑल ले लिया है, डी काउंट नाम का टेबल, ये उसने डाटाबेस लिया है। अब मैं कॉमा दे के अगली चीज पे जाता हूँ, तो वो मांग रहा है फील्ड। तो मुझे कौन सा फील्ड में काउंट करना है? तो मैं यहाँ पे एज में काउंट कर सकता हूँ, नंबर में काउंट कर सकता हूँ, या एसेट में काउंट कर सकता हूँ। मैं एसेट में काउंट करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे एसेट में क्लिक कर रहा हूँ। तो ये एसेट क्लिक करने के बाद उसने चूज कर लिया है डेमो काउंट हेडर्स एसेट। तो जहाँ पे हेडर एसेट है उस कॉलम में वो गिनती करने वाला है। और किस चीज की गिनती करेगा? तो अभी मुझे इसमें क्राइटेरिया चुनना है। तो क्राइटेरिया यहाँ पे मैं चुनूंगा जो यहाँ पे A1 से लेके B2 तक है। तो अब मुझे वो चीजें गिननी है जहाँ पे उम्र, एज 50 से ज्यादा है और उस व्यक्ति का एसेट 55,000 से भी ज्यादा है। तो ये दो चीजें मेरे क्राइटेरिया में डाले हुए हैं। और एसेट कॉलम में जितने भी सेल्स इन दोनों क्राइटेरिया को, इन दोनों कंडीशंस को पूर्ण करेगा, उनकी गिनती यहाँ पे होगी। तो मैं इसको ब्रैकेट को कंप्लीट करके एंटर कहता हूँ। तो यहाँ पे जवाब आया है 1। इसकी वजह हम चेक कर लेते हैं, अगर ये जवाब सही है या नहीं ये हम चेक कर लेते हो। तो यह कंडीशन थी 50 से ज्यादा उम्र। तो 50 से ज्यादा उम्र वाले ये 4 सेल्स मुझे दिख रहे हैं, और ये नीचे और एक सेल है। तो इतने सारे सेल्स दिख रहे हैं। जहां पे अभी दूसरी कंडीशन ये थी कि एसेट 55,000 से ज्यादा होनी चाहिए, जबकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे केवल एक सेल है जहाँ पे दोनों की आपूर्ति पूरी हो रही है, इसलिए जवाब 1 आया है। अभी डी काउंट और डी काउंट ए, हम डी काउंट ए की तरफ मुड़ते हैं। जैसे काउंट ए में नॉन ब्लैंक सेल्स गिने जाते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट या कंडीशंस की आपूर्ति कर रहा है, उनको वो गिनता है। अगर डी काउंट में मैं चाहूँ तो अगली कंडीशन डाल के यहाँ पे वापस डी काउंट रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने डी काउंट चुना है, यहाँ पे मेरा डाटाबेस में इसको ले रहा हूँ। फिर वापस मैं एसेट्स गिनना चाहूंगा, और लास्ट में मैं अभी इस जगह पे मेरे क्राइटेरिया डाल रहा हूँ A1 से लेके B3। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दो क्राइटेरिया है। तो जैसे हमने पहले समझा है, वैसे यहाँ पे उम्र 50 से ज्यादा हो और एसेट 55,000 से ज्यादा हो, उनकी गिनती होगी। और उसके साथ साथ वो सारे सेल्स जिनकी उम्र 30 से कम है और एसेट ओपन है, जो कि उनके एसेट कुछ भी हो, उनकी गिनती होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे गिनी जाएंगी। तो यहाँ पे दो कंडीशंस और दो क्राइटेरिया है, और यहाँ पे जवाब 4 आ रहा है। तो ये 4 कैसे आया है? तो इसकी हम गिनती कर लेते हैं। 50 से ज्यादा और 60,000 यहाँ पे एसेट है, तो ये 1 हो गई। और अभी 30 से कम उम्र हो और एसेट कुछ भी हो तो चलेगा। तो 30 से कम उम्र वाले 1, 2 और 3। अब ये शून्य उम्र है, इसका मतलब ये है कि उसकी कोई अभी तक पैदाइश नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम ये 4 वैल्यूज अभी हम सिलेक्ट कर चुके हैं। तो काउंट में, डी काउंट में यहाँ पे 4 जवाब इसलिए आया है क्योंकि हमारे ये सेल्स जो है, मैं उनको कुछ और रंग में डाल के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको, आपके नज़र में ये सेल्स रहे। तो ये 4 सेल्स है जो इसने गिने हुए हैं डी काउंट में। तो यहाँ पे जो था एसेट्स, यहाँ पे कुछ भी हो लेकिन उम्र 30 हो, ऐसे 3 लोग हैं। हालांकि मैंने उम्र की जगह पे इसको सिलेक्ट, आपको ये सिलेक्ट करके दिखाया था, मुझे वो यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाना चाहिए था। ये रहे वो 4 सेल्स जो डी काउंट में उन्होंने, एक्सेल ने गिने हुए।
और ये जवाब हमारा 4 इसलिए आया है। अभी डी काउंट ए का डेमो मैं आपको इसी बलबूते पे देता हूँ। डी काउंट ए, तो यहाँ पे क्या होता है, इट ओनली मेजर्स काउंट्स नॉन ब्लैंक सेल्स इन द फील्ड और कॉलम ऑफ रिकॉर्ड्स इन द डाटाबेस दैट मैच द कंडीशंस यू स्पेसिफाई। तो अब मैं यहाँ पे डी काउंट ले रहा हूँ, डाटाबेस चुन रहा हूँ, ये रहा डाटाबेस। और ये डाटाबेस चुनने के बाद मुझे एसेट्स में इंटरेस्ट है, तो मैंने एसेट कॉलम को चूज किया है, कॉमा देके मैंने वापस जैसे पहले किया था ये कंडीशन डाली है, एक क्राइटेरिया डाला है और एंटर किया, तो जवाब एक ही आएगा। ऐसा इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जवाब में कोई फर्क नहीं, डी काउंट और डी काउंट ए का जवाब एक ही है। अब हम वापस नीचे अगले सेल में जाते हैं और डी काउंट अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो डी काउंट ए अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे, डाटाबेस वापस वही चुन रहा हूँ, एसेट कॉलम चुन रहा हूँ, और अब यहाँ पे मैं ये क्राइटेरिया दोनों ले रहा हूँ, जैसे कि एज 50 से ज़्यादा हो और एसेट 55,000 से ज़्यादा, और एज 30 से कम हो और एसेट कुछ भी हो चलेगा। तो इस वजह से अब ये जवाब आएगा, मेरे हिसाब से 5 आना चाहिए। ये डी काउंट ए की मैंने पहले आपको गलत दिखाया था, मुझे यहाँ पे ये सेल नहीं हाईलाइट करना था, मुझे ये सेल हाईलाइट करना था जो कि डी काउंट के लिए वैलिड था। और अभी डी काउंट ए के लिए 5 कौन से सेल है, तो 1 2 3 4 और ये पांचवा सेल जहाँ पे एसेट वैल्यू ए है, जो कि एक अल्फाबेट है, एक टेक्स्ट फील्ड है, उसको भी डी काउंट ए ने गिना है यहाँ पे। तो इस वजह से ये 5 सेल्स यहाँ पे गिने जा चुके हैं और ये जवाब 5 इसलिए आया है। तो ये रहा फर्क डी काउंट और डी काउंट ए में। दोस्तों, हालांकि मैंने वीडियो में थोड़ी गड़बड़ी की थी आपको एक्सप्लेन करते वक्त, लेकिन मेरी उम्मीद है या मुझे उम्मीद है कि मेरी कोशिश आपको एक्सप्लेन करने की पूरी तरह से कामयाब हुई है। और अब हम अगले वर्कशीट पे चलते हैं, डी काउंट ए पे। तो यहाँ पे मैंने कोई टेबल नहीं बनाया है और ये डाटाबेस जैसे कि तैसे रहेगा। यहाँ पे एक सेल है और एक कॉलम है जिसको टाइटल है कलर। कलर अलग अलग है, ब्लू ग्रीन वगैरह वगैरह। बिल्डिंग्स, तो ये बिल्डिंग्स बनी हुई है इन कलर में, हर बिल्डिंग में इतने फ्लैट्स है, और ये सेल होने के बाद ये रिवेन्यू अभी तक मिला हुआ है। तो यहाँ पे डी काउंट ए करके देखते हैं हम। डी काउंट ए, ये मैंने सिलेक्ट किया, ये रेंज चुनी मैंने, और ये रेंज चुनने के बाद अभी मुझे इंटरेस्ट है सेल में, तो मैं सेल कॉलम चुन रहा हूँ। और ये होने के बाद आखिरी चीज जो हमें चुननी होती है वो क्राइटेरिया, तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया चुन रहा हूँ A1 से लेके E2 तक। तो इसमें आएगा अभी वो बिल्डिंग्स जो कि ब्लू कलर की हो, और जो बिल्डिंग्स 5 से बड़ी, जिसमें फ्लैट्स जो है 5 से बड़े हैं, सॉरी, जो बिल्डिंग्स है जिनकी गिनती 5 से ज्यादा हो, और वो बिल्डिंग जिनकी गिनती 20 से कम हो, ऐसे क्राइटेरिया मीट होने वाले में सेल की गिनती करनी है, सेल के कॉलम्स कितने वैलिड है। तो ये सम नहीं करने वाला है, ये गिनती करने वाला है। तो इसका जवाब आया है 1। हम देखते हैं ऐसा क्यों आया। तो ब्लू कलर का जो है वो यहाँ पे एक आ रहा है, उसमें बिल्डिंग है 18, तो ये क्राइटेरिया 5 से बड़ा और 20 से कम, ये मीट हो रहा है। तो ऐसी जो दोनों दोनों क्राइटेरिया हमने डाले हुए थे जो मीट हो रही, ऐसा सेल केवल एक है, और वो ये रहा वो सेल जिसका जवाब एक आया है। अगर हम ये क्राइटेरिया चेंज कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे जाते हैं और ये क्राइटेरिया जो है हम आगे खींच के नीचे लेते हैं, तो हम इसमें इंक्लूड करते हैं ब्लैक वाली बिल्डिंग्स, ब्लैक कलर की बिल्डिंग्स। तो जवाब क्या आना चाहिए वो देखते हैं, एंटर करते हैं हम, तो जवाब आ रहा है 2। तो ये दूसरा क्राइटेरिया था जिसमें कि हमने क्राइटेरिया दिया था बिल्डिंग्स शुड बी 9, तो यहाँ पे बिल्डिंग का आंसर 9 है। इसलिए ये और ये दो क्राइटेरिया मीट हो रहे थे, इसलिए सेल के जो सेल्स थे जो इसने काउंट किए हैं वो ये दो है जो कि हमारे सामने दिख रहे हैं, और इसलिए आंसर 2 आया था। अगर कहीं पे मैं जाके यहाँ की क्राइटेरिया चेंज कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, तो तुरंत जवाब 1 ही आएगा डी काउंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर वाली बिल्डिंग 9 है और 8 नहीं है।
अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ और इसको मैं बना देता हूँ ग्रेटर देन 8, तो तो फिर से वह जवाब 2 आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से डिकाउंट का यूज किया जा सकता है। मैंने दूसरा उदाहरण इसलिए दिया था ताकि दो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था। एक, कि यहाँ पे मैंने टेबल नहीं बनाया है, तो सिर्फ डाटाबेस विदाउट टेबल भी आप यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, जब आप यहाँ पे जाके देखोगे जो मैंने क्राइटेरिया दिए थे ब्लू, तो यहाँ पे सिर्फ इज इक्वल टू ब्लू नहीं दिया था, बल्कि मैंने, आप अगर यहाँ जाके गौर से देखोगे तो वहां पे दिया था इज इक्वल टू ओपन डबल कोट्स, वापिस इज इक्वल टू ब्लू और फिर क्लोज डबल कोट्स। तो इस तरह से जब डी काउंट इस सेल को जाके पढ़ेगा, तो वो वही सेल चुनेगा जहाँ पे ब्लू टेक्स्ट है, और उस सेल की वैल्यू इज इक्वल टू, बोल तो ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है इज इक्वल टू, ये केवल सेल की वैल्यू दिखा रहा है, और ये जो दिखा रहा है यहाँ पे ब्लू, ये उस अंदर के टेक्स्ट की वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों इज इक्वल टू यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, तब ये डी काउंट रन होगा। अगर मैं यहाँ का इज इक्वल टू निकाल दूं तो वो एरर देगा। ये रहा आपके सामने। तो अभी वो ब्लू को काउंट ही नहीं कर रहा है, बिकॉज वो समझ नहीं रहा है कि ये सेल की वैल्यू, टेक्स्ट की वैल्यू इज इक्वल टू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब आप इसमें इज इक्वल टू कर दिया है तो ब्लू आ रहा है। फाइन। तो दोस्तों इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अगर इस टेबल में कोई अगर वैल्यू डाल रहा है आगे जाके, सपोज इसकी वैल्यू किसी ने 29 डाल दी, और आगे जाके इसकी वैल्यू सपोज 20,000 डाल दी, तो इज इक्वल कर देता हूँ, तो आप देखोगे मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा। इमीडिएटली यहाँ जाके जो कि मैंने टेबल यूज किया था, तो डी काउंट ए की वैल्यू 5 की जगह पे 6 हो गई। और इसलिए टेबल यूज करना ये फायदे की बात होती है। जब अगर टेबल आप यूज करते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन उसको इमीडिएटली अपने काउंट में ले लेता है। इसकी इसकी वजह यह है कि जब मैंने यहाँ पे चुना था, तो मैंने डेमो काउंट नाम के टेबल के ऑल सेल्स, ऑल वैल्यूज मैंने चुनी थी। आप अगर देख रहे हो तो अभी भी मैं जब ये हाईलाइट किया है, तो इमीडिएटली उसने सीरियल नंबर 12 को भी इंक्लूड कर लिया है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ टेबल। आप टेबल यूज करो, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। आप अगर टेबल नहीं भी यूज करते हो, तो भी आपके ये वैल्यूज डी काउंट और डी काउंट ए या जो भी फंक्शन आप यूज कर रहे हो वो यहाँ पे काम करेगा। दर्शकों, अब मैं लास्ट टैब पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सारी जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी है उसको समराइज किया है। तो काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर्स वाले सेल काउंट करता है। काउंट ए फंक्शन नॉन एम्प्टी सेल्स काउंट करता है। काउंट इफ फंक्शन ये हमने जो कंडीशन, जो क्राइटेरिया दिया है उसको लेके उसको काउंट करता है। ध्यान में रखें, काउंट इफ केवल एक क्राइटेरियन को लेता है, एक कंडीशन को लेता है। और अगली फंक्शन काउंट इफ एस जो है ये मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करता है। आप चाहो तो काउंट इफ यूज करके केवल एक क्राइटेरियन देके इट कैन सब्सटीट्यूट काउंट इफ। तो काउंट इफ की जगह पे आप काउंट इफ एस यूज करना चाहते हो तो बेहतरीन होगा। काउंट इफ एस दोनों को कवर कर लेता है। अगली फंक्शन जो हमने पढ़ी थी काउंट ब्लैंक, ये केवल ब्लैंक सेल काउंट करता है, और ब्लैंक सेल में वो नल सेल्स को भी गिनता है। डी काउंट ये न्यूमेरिक सेल्स को डाउन कर गिनता है, किसी भी फील्ड में के कॉलम में जाके, किसी एक डाटाबेस में जाके। डाटाबेस मेरा रिकमेंडेशन है आप टेबल यूज करो, क्योंकि टेबल यूज करने से वो फंक्शन बाय डिफॉल्ट अपने आप सही सही वैल्यू देता है। आपको हर बार जाके उसकी रेंज बदलनी नहीं पड़ती है। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे ब्लैक बिल्डिंग डाल दी है, और इसका 10, 12 और 40, 45 ये वैल्यूज मैंने डाली है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो अपने आप वो सेल या वो रो 12 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, जब तक कि मैं जाके यहाँ पे इस रेंज को बदल ना दूँ। जब मैं इस रेंज को यहाँ तक खींच लाता हूँ, तभी ये वैल्यू इसमें काउंट होगी। तो ये फर्क है। पहले टैब में मैंने आपको टेबल दिखाया था, दूसरे टैब में मैंने नॉर्मल डाटाबेस लिया है। तो नॉर्मल डाटाबेस यूज करने का ये एक डिसएडवांटेज है जो कि आप टाल सकते हो। तो डी काउंट ए ये सिर्फ न्यूमरिक नहीं, बल्कि ये न्यूमरिक और टेक्स्ट वैल्यूज
दोनों को काउंट करता है नॉन एम्प्टी सेल्स इन अ डाटाबेस। तो जो भी सेल्स नॉन एम्प्टी है उनको डी काउंट ए से गिना जा सकता है। हो सकता है कि वो सेल्स न्यूमेरिक हो या टेक्स्ट वैल्यूज या टेक्स्ट फॉर्मेट वाले सेल्स हो। दर्शकों, इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन पे पहुंच चुके हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप YouTube चैनल पे जाके इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों और बाकी ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। इसके ऊपर आप अगर चाहें तो आप कमेंट्स डालें। अगर आपको किसी और नए वीडियो की ज़रूरत हो जो कि मैं पूर्ति कर सकता हूँ, तो आप उसकी डिमांड इसी चैनल के कमेंट्स में कर सकते हैं, इसी वीडियो के कमेंट्स में जाके कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये आपसे विनती है, गुजारिश है। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक शब्बा खैर, नमस्ते।